ऑटिज्म डायग्नोसिस दिया गया है मिस्टर आर आर के बच्चे को। उसको दिखाया गया करीब 2 साल 3 महीने की उम्र में, यानी 2.25 साल की उम्र में, क्योंकि उसके सारे सिम्टम्स थे। हाइपर एक्टिविटी थी उसमें, अटेंशन स्पैन बहुत कम था, उसके अलावा नेम रिस्पॉन्स नहीं था, आई कॉन्टेक्ट नहीं था, कॉर्नर आई था, लाइट्स को देखता था, स्लो वॉकिंग करता था, बहुत सारी चीजें थी। सो डायग्नोसिस दे दिया गया ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म जैसे सारे सिम्टम्स हैं, और यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। अब डायग्नोसिस ऑटिज्म क्यों दिया गया? क्योंकि आप सिम्टम्स देख रहे हैं, क्वेश्चनियर के बेसिस पे असेस कर रहे हैं, हिस्ट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब उनसे डिटेल्ड हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उनका बच्चा 11 महीने की एज में उसको सीजर आया, उसके बाद फॉल फ्रॉम सोफा था, सोफे से बैक साइड पर गिर गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग सीजर आया, उसके बाद 1.25 साल की उम्र में, 1 साल 3 महीने की उम्र में कोविड इलनेस हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, उसके चलते बहुत स्ट्रॉन्ग सीजर आया। तो यानी उसको 3 सीजर के एपिसोड्स आए, जिसके बाद उसने ग्रेजुअली रिग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन उसका लैंग्वेज में आया। सारी की सारी चीजें जो डेवलप हो भी रही थी वो भी अपनी जगह पर रुक गई। अब आप डायग्नोसिस क्या देने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी तरह का ब्रेन इंजरी होता है, चाहे वो सीजर से हो रहा है, चाहे हाई ग्रेड फीवर की वजह से यानी मेनिंजाइटिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेनिंजाइटिस में भी अगर 100 304 तक कभी फीवर चला जाता है तो सीजर जैसी हिस्ट्री आ सकती है आपको। अदरवाइज कोई ट्रॉमा है, फॉल फ्रॉम अ हाइट है, और उसके अलावा किसी भी तरह से ब्रेन इंजरी अगर उसकी, इसमें तो ब्रेन इंजरी भी, वो सोफा से भी गिर गया, वो सीजर पहले से आ रहा है, फिर दोबारा भी सीजर आया, तो 3 3 4 4 तो सीजर ही आ चुके हैं। तो डायग्नोसिस माइल्ड ऑटिज्म नहीं रहेगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें बनेगा सीजर डिसऑर्डर विद चाइल्डहुड अफेजिया। सो चाइल्डहुड अफेजिया जो है क्यों डिफरेंट है सी ये ऑटिज्म से, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाला। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है जिसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगी। आप भी अपने केसेस में वापस मुड़ करके देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। कहीं आप ऑटिज्म वाले, अब क्या हो रहा है कि इनका बच्चा 4.5 साल का हो गया है, कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस उसमें नहीं है, 2 साल से उसका थेरेपी चल रहा है, और इतने बड़े कोई चेंजेस उनको नहीं मिले, 5-10% इंप्रूवमेंट मिला। रीजन यही हुआ कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए था, किस डायरेक्शन में आप मूव। हमेशा बोलता हूं कि राइट डायरेक्शन में मूव करें, डायग्नोसिस प्रॉपर बने। वो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बनेगा तो कैसे आप आगे चलेंगे, फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में काम करते चले जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में बता दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको नॉलेजेबल लग रहा है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यानी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना कई बार आप भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और कई सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं, हिस्ट्रीज होती हैं, जो पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग आपसे शेयर करते हैं। मैंने नाम को ब्रीफ कर दिया है, जिससे कि किसी के डिग्निटी पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ आपको सीखने को भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बार बार सीजर्स आए, 3 बार सीजर्स आए, उसके बाद रिग्रेशन हुआ। तो रिग्रेशन होने के बाद आप डायग्नोसिस माइल्ड ऑटिज्म दे रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं कि ऑटिज्म है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की अगर कोई ब्रेन इंजरी हो रही है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो उस कोऑर्डिनेशन में अगर कहीं कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आपका डायग्नोसिस जो है यहाँ पर आकर के चाइल्डहुड अफेजिया बनना चाहिए। अफेजिया 2 टाइप का होता है, एक एक्सप्रेसिव अफेजिया, एक रिसेप्टिव अफेजिया। एडल्ट्स में यूजुअली क्या होता है कि अफेजिया आता है, लेकिन आपने देखो बहुत सारे लोगों में स्ट्रोक के बाद उनका मुंह भी टेढ़ा हो गया, लेफ्ट साइड में उनको हेमिपैरेसिस हो गया, यानी एक तरह का अधरंग हो गया या लकवा हो गया, फालिस का असर आ गया, और उसके साथ साथ क्या, उनका स्पीच भी खराब हो गया। तो ये जो स्पीच भी खराब हो जाते हैं, क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों में क्या हुआ कि एक तरह का स्ट्रोक आया। स्ट्रोक आने के बाद उन लोगों को क्या हुआ कि स्पीच का प्रॉब्लम भी आ गया, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आने लगी। उनका स्पीच गायब हो गया एकदम से, क्योंकि कोई एडल्ट थे, यानी किसी की उम्र 40 साल थी, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, सीवी आने के बाद एकदम से वो सारी की सारी चीजें जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो गई, और रिग्रेस कर गए, स्पीच भी गायब हो गया एकदम से। वो समझ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। अगर वो समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, दैट इज एक्सप्रेसिव अफेजिया। और अगर वो बोल पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, दैट इज रिसेप्टिव अफेजिया। और कई बार ज्यादातर केसेस में ग्लोबल एफेजिया भी होता है, जिसमें रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों पार्ट कहीं ना कहीं फॉल्टी होते हैं।
और इन बच्चों में जब चाइल्डहुड अफेजिया आता है, क्योंकि ऑलरेडी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो यूजुअली क्या एक तरह का ग्लोबल अफेजिया आता है जिसमें रिसेप्शन एक्सप्रेशन दोनों चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। अब आपको यहां पर जो ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, वो ट्रीटमेंट प्लान आपको अफेजिया के हिसाब से लेकर के चलना पड़ेगा, ना कि आप ऑटिज्म के हिसाब से लेकर के चलेंगे। आप यूजुअली क्या होता है वही सेम एक्टिविटीज, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है ट्रीटमेंट्स का जो मैं अक्सर देखता हूँ। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों के बच्चे ठीक नहीं होते, वो टाइम पास करते रहते हैं। 1 साल पैसा कमाया, 1.5 साल पैसा कमाया, 2 साल पैसा कमाया, 3 साल पैसा कमाया, अल्टीमेटली क्या हुआ, या तो थेरेपिस्ट थक गया या पेरेंट्स थक गए और वो अपने अपने रास्ते हो लिए। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि आपने डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं दिया था। जब डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं दिया तो ट्रीटमेंट का पाथवे प्रॉपर कैसे हो सकता है? यानी आपने तो डिसाइड ही नहीं किया ना कि आपको कौन से सिटी में जाना है, आपको दिल्ली में जाना है, आपको लाहौर में जाना है, आपको बॉम्बे में जाना है, या आपको कराची में जाना है, कहाँ पे जाना है? आपने तो डिसाइड ही नहीं किया ना, आप बस चल पड़े अपने रास्ते पे। तो जाते जाते तुक्का लगेगा तो पहुंच ही जाएंगे, और कई बार लोग पहुंच भी जाते हैं लकीली। तो यहाँ पर आप जो लक वाले फैक्टर को लेके ना चले, पहले तो साइंस को पकड़ लें, उसके बाद लक तो बाद में आते ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स। यानी अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप साहसी हैं, अगर आप में हिम्मत है, तो आपको कहते हैं ना कि किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। इसलिए आप थोड़ा सा पहले हिम्मती होकर के चलें, यानी पॉजिटिवली सारी चीजों को डायग्नोस करें और ध्यान से देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। डायग्नोसिस को एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। डायग्नोसिस तो सभी बना लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि अगर आपको टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, सब चीजें हैं, लेकिन उनमें जो एक कॉमन फैक्टर होगा, फीवर आ रहा है सभी में, तो फीवर इज नॉट अ डायग्नोसिस। यानी आप फीवर को अगर डायग्नोसिस मान करके आगे बढ़ रहे हो तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप ट्रीटमेंट पार्ट पे कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। अगर आपको ट्रीटमेंट पार्ट पे ऑनेस्ट होना है तो डायग्नोसिस आपका प्रॉपर होना पड़ेगा। अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होता है तभी आप राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अब इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंसीडर नहीं किया गया, और पिछले 2-2.5 साल से वही की वही सेम एक्टिविटीज उस बच्चे को दी जा रही हैं, जो आप क्लासिकल ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म में दे रहे हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन में दे रहे हैं, या चाइल्डहुड अफेजिया में भी सेम चीजें चल रही। सो आपको डायग्नोसिस प्रॉपर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डायग्नोसिस प्रॉपर बनाओगे तो ट्रीटमेंट प्लान भी प्रॉपर बनाओगे, ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर बनाओगे तो सही पाथवे पे चलोगे। आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी कंप्लीट एक डिटेल्स रहेंगी कि मुझे क्या अचीव करना है, मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, और मैं अगर खड्डा खोद रहा हूँ तो खड्डा खोद करके नीचे से निकालने क्या वाला हूँ। अब हमें पता ही नहीं, खाली कहते ना कि कोई मैप नहीं हमारे पास, हम खजाना ढूंढने निकल पड़े हैं। तो इसलिए मैप लेकर के चलें, पूरा एक जीपीएस अपना बनाएं, सिस्टम को दुरुस्त करें और फिर आगे बढ़ें, ताकि आपको कुछ रिजल्ट भी मिले। अदरवाइज क्या होगा कि पेरेंट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल आपसे परेशान होने के बाद विड्रॉ कर लेंगे। सो ये विड्रॉल नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए म्यूचुअल क्लाइंट में और डॉक्टर के बीच में। थैंक यू वेरी मच।